अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और सेहतमंद हैं। अगर आपने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। गाइस, आपका जो फीडबैक या कमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्लीज़ कमेंट किया करें कि किस तरह और मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है चीज़ों को और कहाँ कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें इंडिया से रोहित भाई ने भेजी है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और ये इनके फादर की स्टोरी है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो एक बहुत बड़े अमीर आदमी के पास, एक कैपिटलिस्ट के पास, एक फ्यूडल के पास ड्राइवर की जॉब किया करते थे। अब मेरे फादर क्योंकि वहाँ पे सालों से जॉब करते चले आए थे तो बहुत ज़्यादा लॉयल थे, इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता था। गर्ल्स के फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनको कहीं आना जाना हो, कहीं लेके जाना हो तो आंखें बंद करके इन पे यकीन किया जाता था। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे मेरे जो फादर थे उनकी आई साइट वीक होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहे। ये जो पीरियड था ये बड़ा टफ पीरियड था और हमारे लिए इस टाइम को गुजारना बड़ा मुश्किल था। अच्छी बात ये थी कि जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे शुरू से ही ड्राइविंग सिखाई हुई थी, लिहाजा जब मेरे फादर ने उस सेठ के पास से या उस लैंडलॉर्ड के पास से ड्राइविंग के लिए माजरत की तो उन्होंने उसी वक्त मुझे रिकमेंड कर दिया कि आप चाहें तो मेरा बेटा जो अभी सिर्फ 18 साल का है वो आपके पास आ सकता है और आपके पास रह सकता है। शुरू में जो इनका सेठ था या जो इनका मालिक था उसको थोड़ी सी दुश्वारी हुई या उसने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जैसे जैसे वो और लोगों को आजमाता गया वैसे वैसे उसने यही बेहतर समझा कि ये जो साहब हैं इनको ही ड्राइवर के तौर पे रख लिया जाए, क्योंकि इनके फादर भी सालों तक हमारे पास एज ड्राइवर जॉब करते रहे हैं। ये बताते हैं कि जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी हवेली थी और इस हवेली में टोटल 4 लोग रहा करते थे। इन 4 लोगों में सेठ साहब थे, उनकी बीवी थी और उनके 2 बच्चे थे। वो जो 2 बच्चे थे वो भी बड़े थे, यानी कि तकरीबन 19-20 साल के थे। शुरू में जो इनको टास्क दिया गया वो यही टास्क था कि बच्चों को अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो आप साथ जाएंगे, बच्चों को अगर किसी काम से कोचिंग जाना है या कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप इनको लेके जाएंगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इनका जो ट्रस्ट था वो मुझ पर बढ़ता चला गया। अब जो भी काम होता, बैंक से पैसे भी निकालने होते या कहीं जाना होता या लड़की को अकेले ले आना होता तो इनके घर वाले मुझ पर अंदर ट्रस्ट किया करते थे। ये बताते कि एक बात थी जो मैं शुरू से ऑब्जर्व कर रहा था, वो ये था कि इनके दोनों बच्चे ड्रग्स यूज़ किया करते थे और अक्सर ऐसा होता कि ड्रग्स यूज़ करने की वजह से इनके बेटा बेटी दोनों की हालत ख़राब होती और गाड़ी के अंदर जब वो बैठे हुए होते तो महसूस हो रहा होता कि वो झूम रहे हैं। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और कुछ दिनों के बाद इनकी बेटी को अपनी फ्रेंड के यहाँ किसी पार्टी में जाना था। ये जो पार्टी थी लेट नाइट पार्टी थी जो रात को 10-11 बजे शुरू होनी थी और 3 बजे तक चलनी थी। अब उनकी बेटे को वहाँ पे ले आना मसला नहीं था, बस बात ये थी कि इतनी रात में मैं खुद भी डरता था कि ड्राइव ना करूँ, लेकिन अब ये जॉब की रिक्वायरमेंट थी लिहाजा मुझे वहीं पे रुकना था। मैंने ऐसा ही किया कि जो इनकी बेटी थी उसको जहाँ पे भी जाना था मैं उसको वहाँ पे लेके चला गया। अब जहाँ पे मैं इनकी बेटी को लेके गया था ये इनके घर से तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का रास्ता था और ये जो रास्ता था मुकम्मल तौर पे हाईवे से मुल्हिका था, यानी हाईवे साथ साथ चल रहा था। खैर, मैं वहाँ पे जाके बाहर वेट करता रहा, अंदर पार्टी चलती रही और अंदाज़ा हो रहा था कि किस किस्म के बुरे तरीन लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था कि इनकी जो बेटी थी वो पार्टी से बाहर निकली और उसकी जो हालत थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो मुकम्मल तौर पर ड्रंक थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। खैर, जैसे तैसे गिरती पड़ती वो गाड़ी के करीब आई और जब वो गाड़ी के बहुत करीब आ गई
तो करीब आने के बाद तकरीबन वो नीम बेहोश थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, वो अपने सेंसेस में नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे वो गाड़ी के अंदर बैठी, उसने दरवाज़ा भी प्रॉपर लॉक नहीं किया। खैर मैं उठा, बाहर गया, बाहर जाके मैंने प्रॉपर दरवाज़ा लॉक किया और उस लड़की से पूछा कि मैडम चलें। वो नशे में धुत थी, कहने लगी हाँ चलो। अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए 5 से 7 मिनट ही हुए थे। मुझे लगने लगा कि जैसे ये जो लड़की है वो सो चुकी है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मंजिल की तरफ रवां दवा था। ये जो रास्ते का हिस्सा था, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी थी, स्ट्रीट लाइट्स भी ना होने के बराबर थीं और इत्तफाक से हाईवे पे जितनी गाड़ियाँ हुआ करती हैं उतनी गाड़ियाँ मौजूद नहीं थीं। तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए हैं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि ये जो गाड़ी थी, एक तो 0 मीटर गाड़ी थी, उसके अलावा इसकी मुकम्मल तौर पे मेंटेनेंस हुआ करती थी, यानी कि इसमें फ्यूल भी मौजूद था, इसमें ऑयल भी मौजूद था। फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो गाड़ी में बार बार होता चला जा रहा था। खैर कुछ देर बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पे रुक गई। अब जब गाड़ी रुकी तो हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए थे जहाँ पे सिर्फ 2-3 दरख्त मौजूद थे। दूर दूर तक ना कोई लाइट मौजूद थी, ना कोई बंदा मौजूद था और ना किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। हाँ, लेफ़्ट साइड पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई दूर जाके लाइट जल रही है, हो सकता है वो कोई होटल हो या कोई गुज़रगाह हो। अब जब गाड़ी रुकी तो वो जो मालिक की बेटी थी वो तो मुकम्मल तौर पे नशे में थी या सो चुकी थी, उसको अपना होश ही नहीं था। खैर मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैं गाड़ी को चेक करने लगा और अपने तौर पे जो कुछ मुझे आता था मैंने सब कुछ चेक किया और मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं था। लेकिन ये क्या वजह थी कि गाड़ी एकदम से इस जगह पे, इस सुनसाने में, इस वीराने में रुक चुकी थी। सबसे आखिर में मैंने पानी चेक किया और जब मैंने पानी चेक किया तो मुझे अंदाज़ा होने लगा कि शायद इसमें पानी कम है। अब जब मुझे लगा कि इस गाड़ी के अंदर शायद पानी कम है तो मैंने सोचा कि करीबो जवार में कोई जगह तलाश करता हूँ, कोई नलका तलाश करता हूँ, कोई कुआं तलाश करता हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाए तो थोड़ा सा पानी निकाल के गाड़ी में डाल सकूँ। ये बताते हैं कि मैंने आगे पीछे देखना शुरू किया और गाड़ी को मुकम्मल तौर पे मैंने लॉक कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये लड़की है, अकेली है और वो नशे में है। लिहाजा मैं किसी भी किस्म का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने गाड़ी की लाइट्स भी बंद कर दी और बाहर की तरफ निकल गया। ये बताते हैं कि तकरीबन 4-5 मिनट चलने के बाद मुझे एक टंकी नज़र आई। उस टंकी के अंदर नल भी लगा हुआ था। शायद ये जो टंकी थी वो लोगों की प्यास के लिए या प्यास बुझाने के लिए लगाई गई थी। खैर जैसे ही मैंने टंकी देखी मेरी उम्मीद जागी और मैंने जाके जल्दी से वहाँ से पानी भरना शुरू कर दिया। पानी भरने के बाद मैं जल्दी से पलटा और मैंने सोचा गाड़ी के करीब जाता हूँ या गाड़ी में जाके पानी डालता हूँ और इसको स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं गाड़ी के करीब जा रहा था या आगे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई और भी है जो उस लड़की के साथ बैठा हुआ है या गाड़ी के अंदर मौजूद है। अब क्योंकि गाड़ी की भी लाइट्स बंद थी, आगे पीछे भी लाइट नहीं थी, तो इतना तो पता चल रहा था कि कोई और है जो गाड़ी के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं डर गया। मैं समझा कि शायद कोई चोर डकैत हैं जो अंदर घुस गए या कोई इस तरह के उबाश लड़के हैं जो मौका पा के अंदर घुस गए। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मज़ीद करीब गया। मैंने एक पत्थर अपने हाथ में उठा लिया था कि अगर कोई इस तरह का उबाश लड़का होगा या कोई चोर डकैत होगा तो कम से कम पत्थर से उसको जवाब दे सकूँगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुँचा तो वैसे ही एकदम से गाड़ी का जो शीशा था वो नीचे होना शुरू हुआ और जैसे ही शीशा नीचे होना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि जो मालिक की बेटी है, मालिक की बेटी के बराबर में एक औरत है जो बैठी हुई है। उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके बाल बहुत गंदे हैं, खुले हुए हैं और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। अब जैसे ही मैंने उसको इस हालत में देखा या इस औरत को देखा तो मैं तो डर गया और डरने के बाद मैं पीछे हट गया। पीछे हटते हटते मैंने मालिक की जो बेटी थी उस पर गौर करना शुरू किया तो वो अभी तक सो रही थी। उसको पता ही नहीं था कि उसके बराबर में कौन बैठा हुआ है। ये बताते कि जैसे जैसे मैं पीछे हटा वैसे वैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जब मैं ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ने लगा तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी
जो गाड़ी के अंदर मौजूद थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब जैसे ही वो हंसने लगी तो मैंने और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जितनी ज़ोर से पढ़ता था उतनी ज़ोर से हंसती थी। खैर तकरीबन 3-4 मिनट तक ये चलता रहा। मेरी जो हालत थी वो गैर हो चुकी थी, मुझ पर शदीद खौफ तारी था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से कोई हेल्प आ जाए। इसी असना में मुझे एक गाड़ी आती दिखाई दी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एम्बुलेंस है जो आ रही है। बहरहाल जैसे जैसे वो जो गाड़ी थी वो करीब आ रही थी, मेरा हौसला बढ़ रहा था और मैं जितनी ज़ोर ज़ोर से हो सकता था हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। इसी दौरानिए में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो एकदम से गेट खोल के उतरी, बाहर की तरफ गई और देखते ही देखते गायब हो गई। खैर जब गाड़ी आके रुकी तो वो जो गाड़ी थी वो वाकई में एम्बुलेंस थी। उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, डॉक्टर भी मौजूद था और एक बहुत बड़ी सी एम्बुलेंस थी। उन लोगों ने जब मुझे इस हालत में देखा या परेशान देखा तो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। खैर जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है तो इसी दौरानिए में जो हमारे मालिक की बेटी थी वो भी उठ के बैठ चुकी थी, थोड़ी बहुत सेंसेस में आ चुकी थी। वो भी पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं और ये एम्बुलेंस क्यों आई है। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैंने सारा मामला रफा दफा किया, एम्बुलेंस वालों को भी समझाया, मालिक की बेटी को भी समझाया और शुक्र है कि उन लोगों की समझ में आ गया। अदरवाइज़ ये जो सिचुएशन थी ये मेरे ख़िलाफ़ थी और इसके अगेंस्ट मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लग सकता था। अब जब वो एम्बुलेंस वाले चले गए तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं मुकम्मल तौर पे फोकस करके गाड़ी चला रहा था और मालिक की जो बेटी थी वो मुकम्मल तौर पे होश में थी। तकरीबन घर आने में 5 मिनट का रास्ता रह गया था कि मैंने एकदम से दोबारा बैक व्यू मिरर में देखा और जब मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो मैंने देखा कि वही औरत जो अभी कुछ देर पहले हमारी सेठ की बेटी के साथ बैठी हुई थी वो दोबारा से इसी गाड़ी में उसी सीट पे बैठी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी ड्राइविंग पे फोकस करना शुरू कर दिया क्योंकि हार्डली 3-4 मिनट का रास्ता घर का रह गया था और मैं कोई भी एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये बताते हैं कि इन 3-4 मिनट के अंदर अंदर जितना ज़ोर ज़ोर से जो कुछ मुझे आता था मैंने वो पढ़ना शुरू किया और ना सिर्फ मैं पढ़ रहा था बल्कि अब मेरे साथ साथ मेरे जो मालिक की बेटी थी वो भी पढ़ रही थी। शायद उसको भी अब एहसास हो चुका था कि इस गाड़ी में हम दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। ये बताते हैं जैसे तैसे करके हम लोग अपने घर पहुँचे और जब हम लोग अपने घर पहुँचे तो मालिक की बेटी को भी और मुझे भी दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 7 से 8 दिन तक हम दोनों बीमार रहे और जितने भी लोग थे उनको जब हमने वाक़या बताया तो वो कहने लगे कि अक्सर इस रोड पे इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं जिन्हें आम तौर पे छलावा, प्रेत या शेप शिफ्टर कहा जाता है। उसके बाद से मालिक की बेटी ने भी और मैंने भी तौबा कर ली थी कि रात के इस पहर में ख़ास तौर पे उस रोड से नहीं गुजरेंगे। गाइस आज की जो दूसरी स्टोरी है ये मिस नीलम ने भेजी है। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो खैबर पख्तूनख्वा से है और इनके फादर जो हैं वो बेसिकली एक ड्राइवर हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से वो ट्रक को ड्राइव किया करते हैं। ये बताती हैं कि 2019 और 20 में जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन लगने ही वाला था कि इनको एक ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर के मुताबिक इनको माल लेके कश्मीर तक जाना था। ये बताती हैं कि आम तौर पे जो इनके फादर के साथ एक बंदा हुआ करता है लेकिन उस दिन इत्तेफाक था कि इनके फादर के साथ कोई भी मौजूद नहीं था। खैर जो भी हेल्पर्स वगैरह थे उनकी मदद से जो भी सामान था इन लोगों ने लोड करवाया और सामान लोड करवाने के बाद ये मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। जब आपके ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा वेट होता है या बहुत ज़्यादा लोडिंग हुई हुई होती है तो एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रक्स आपको ट्रक को स्लो चलाना पड़ता है क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप सामान ले आ रहे होते हैं, जो इक्विपमेंट ले आ रहे होते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मंजिल तक खैरियत से पहुँचे और ना आपको नुकसान हो ना रोड पे किसी को नुकसान हो। खैर जब ये कश्मीर के लिए निकले तो ये बताते हैं कि सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। रास्ता बिल्कुल क्लियर था, इतना रश नहीं था और आम तौर पे सुबह के टाइम में हाईवे पे या उस रोड पे इतना रश नहीं हुआ करता। खैर ये पूरा दिन तो इनका खैरियत से गुजर गया। ये 2-3 जगह रुके, वहाँ उतर के इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद दोबारा सफ़र के लिए रवाना दवा हो गए।
इस दौरानिए में मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका था और मगरिब की नमाज का टाइम जब हुआ तो उसी वक्त इनको पता चला कि अगले दिन से यानी जो नेक्स्ट डे है उस दिन से लॉकडाउन लग जाएगा और आज रात से ही बल्कि अभी से ही पुलिस जो है वो सख्ती करना शुरू कर देगी। इनकी यही कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है ये सामान पहुंच जाए और रातों रात पहुंच जाए ताकि ये सामान डिलीवर करने के बाद ये वापस आ सकें। खैर ये मंजिल पे पहुंच गए और जब ये मंजिल पे पहुंचे तो उस वक्त तक लॉकडाउन लग चुका था। सामान वगैरह जो भी था वो इन्होंने डिलीवर किया। सामान डिलीवर करने के बाद ये एक अजीब कश्मकश में थे कि मैं वापस निकलूं या ना निकलूं। अगर मैं जाऊंगा तो लाजमी मुझे पुलिस रोकेगी, परेशानी होगी, और अगर नहीं जाऊंगा तो यहाँ पे कहाँ रुकूंगा, या तो कोई मेरा जानने वाला भी नहीं है। खैर काफ़ी देर कंफ्यूज रहने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं निकल जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जब ये निकले तो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे का टाइम था और ये जानबूझ के इस टाइम में निकले थे क्योंकि इनका ख्याल था कि रात में आमतौर पे पुलिस इतना तंग नहीं करती। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव हो चुकी थी और फजर की अजान जो है वो होने वाली थी। तकरीबन 15 या 20 मिनट बाकी थे। तो मैंने सोचा कि मैं साइड में ट्रक को लगाता हूँ और यूरिन पास कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही साइड में ट्रक लगाया और यूरिन पास करने के लिए मैं जगह देखने लगा तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि पीछे से यानी रोड की बैक साइड से कोई चलता हुआ आ रहा है। और ये जो भी है ना सिर्फ इसके कदमों की आवाज़ आ रही है बल्कि जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ आना शुरू हो रही है। अब पहले तो ये समझे कि हो सकता है कोई गांव की औरत हो, कोई लड़की हो जो यहाँ से गुजर रही हो, क्योंकि आम तौर पे फजर की अजान के वक्त सारे के सारे गांव वाले उठ जाते हैं। बस एक चीज़ थी जो इनके जहन में मौजूद थी कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है, हो सकता है आज से इनका रूटीन चेंज हो जाए। बहरहाल जल्दी से यूरिन पास करने लगे और यूरिन पास करके जैसे ही ये मुड़े तो इन्होंने देखा कि इस ट्रक के बिल्कुल बराबर में एक औरत है जो खड़ी हुई है और उसने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद पीच कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसका जो मुंह है उसके आगे घूंघट डला हुआ है। अब जब इन्होंने इस औरत को देखा तो ये बड़ा परेशान हुए। पहले तो इन्होंने नॉर्मल लिया, उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो ये थोड़ी देर खामोश रहे। उसके बाद इन्होंने दोबारा पूछा। दोबारा पूछने पे भी वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब जब उसने दोबारा में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इन्होंने इसको इग्नोर किया। इन्होंने सोचा हो सकता है कोई पागल हो या हो सकता है उसको उर्दू समझ ना आती हो। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रक में चढ़ने लगे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं ट्रक पे चढ़ रहा था तो ड्राइविंग सीट जो होती है वो सीधे हाथ पे होती है। ट्रक मुकम्मल तौर पे लॉक था क्योंकि मैं लॉक करके गया था और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चढ़ा यानी अपने ट्रक पे चढ़ा, क्योंकि ज़रा हाइट ज़्यादा होती है तो आपको ट्रक की जो सीट है या वहाँ का जो हिस्सा है वो नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे ही इन्होंने पहला कदम रखा और ऊपर की तरफ झाँका तो ये देख के इनकी चीख निकल गई कि वही औरत जो अभी नीचे खड़ी हुई थी जिससे सवाल पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो, और उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अंदर इनकी पैसेंजर साइड पे यानी इनके बराबर वाली सीट पे बैठी हुई है। अब ये देख के तो इनके औसान खता हो गए, इनकी हालत बुरी हो गई। इनकी समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है, क्योंकि कैसे हो सकता था जबकि ट्रक जो था वो मुकम्मल तौर पे लॉक था और ये औरत इतनी जल्दी, मुझसे भी फुर्तीले अंदाज में अंदर कैसे आ सकती है। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो मैंने देखा कि जो उसके पाँव हैं वो रिवर्स्ड हैं यानी उल्टे हैं। और जैसे ही मैंने ये उल्टे पाँव देखे तो मुझे यकीन हो चला कि यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है और ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। इन्होंने बहरहाल जो भी इनको दुरूद शरीफ वगैरह आता था वो पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। और जैसे जैसे ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे वैसे वैसे इनका जो हौसला था वो बढ़ता चला जा रहा था। और इसी दौरानिए में एकदम से अजान की आवाज़ आने लगी और जैसे ही अजान की आवाज़ आने लगी तो इनका हौसला मज़ीद बढ़ा और ये दोबारा से ट्रक के अंदर चढ़े। अब जब ये दोबारा ट्रक के अंदर चढ़े तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि इनको अच्छी तरह याद है कि कुछ सेकंड्स पहले इन्होंने एक औरत को, एक लड़की को वहाँ पे देखा था जो कि पैसेंजर साइड की तरफ बैठी हुई थी। खैर जब इन्होंने देखा
कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इनका हौसला मज़ीद बढ़ा और ये आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अपना ट्रक स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे उजाला होता रहा वैसे वैसे मामलात बेहतर होते चले गए और ये खैरियत से घर भी पहुंच गए और पूरे रास्ते में ना इनको पुलिस ने तंग किया ना किसी और ने तंग किया। लेकिन आज भी इनके फादर ये सोचते हैं कि आखिर वो कौन औरत थी या कौन मखलूक थी जो इनके ट्रक के सामने आके खड़ी हो गई थी या ट्रक के अंदर आके बैठ गई थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ लाजमी करें मेरी सेहत के लिए। अल्लाह मुझे मेरी फैमिली को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।